हेलो फ्रेंड्स, 10 दिसंबर 2014 एक इंडियन पीस एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी को नॉर्वे ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है और वो अपनी इस स्पीच में एड्रेस करते हुए अपना ये अवार्ड इकबाल मसीह को नॉमिनेट कर दे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और दिन आता है 23 मार्च 2022 का, जब प्रेसिडेंशियल पैलेस पाकिस्तान में प्रेसिडेंट आरिफ इल्वी इकबाल मसीह को सितारे शुजात से नवाजते हैं और ये अवार्ड उनके भाई आकर वसूल करते हैं। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इकबाल मसीह आजहानी को तमग़े शुजात बाद अज़ मर्ग का एजाज़ अता किया है। मैं उनके भाई से दरख्वास्त करती हूँ कि आकर एजाज़ वसूल करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इकबाल मसीह था कौन और उसकी वो कौन सी एक्टिविटीज थी कि माफियाज ने उसको थ्रेट समझा और एक 12 साल के बच्चे को कत्ल करने पे मजबूर हो गए। और इसके साथ ही हम मीडिया का रोल भी डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी का आगाज होता है 17 अगस्त 1983 को, जब रख बाउली जो कि मुरीद के लाहौर के नजदीक एक छोटा सा गाँव था, जहाँ पर इस बच्चे की पैदाइश होती है और इसका नाम इकबाल मसीह रखा जाता है। इसके वालिद का नाम सैफ मसीह था, जो कि एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, और इसकी वालदा अनायत बीबी लोगों के घरों में काम करती थी। इकबाल मसीह अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और जब इसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी तो इसके वालिद ने इसके सबसे बड़े भाई की शादी करना चाही, जिसके लिए उनके पास पैसे ना थे। इसलिए उन्होंने अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों, हर किसी से बात की, लेकिन उन्हें कहीं से भी ये पैसे ना मिले। इसलिए वो मजबूर हो गए और कारपेट फैक्ट्री के ओनर से पैसे उधार लिए, जो कि भारी सूद के साथ कर्ज पर पैसे मिले, और वो भी एक पेशगी सिस्टम के तहत उनको 600 रुपए मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम पेशगी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये पेशगी सिस्टम क्योंकि लीगल सिस्टम नहीं होता और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट हासिल नहीं होती, इसलिए ये लिखत पढ़त में नहीं आता। और इस सिस्टम के तहत बच्चे को कर्ज अदा ना करने पर उसके वालिद से लेकर इस फैक्ट्री ओनर या मालिक के सुपुर्द कर दिया जाता है, जहां पर पहले साल में उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता, बल्कि उसको सिर्फ काम सिखाया जाता है। उसके बाद 1 रुपया 1 दिन के हिसाब से दिया जाता है और इसी वजह से बहुत अरसा गुजारने के बावजूद भी बच्चे अपना कर्ज नहीं चुका पाते। इस सारे प्रोसेस में जब बच्चा फैक्ट्री ओनर के सुपुर्द कर दिया जाता है तो माँ बाप का इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता और सारे के सारा इख्तियार ओनर के पास चला जाता है। इसीलिए जब इकबाल मसीह यहाँ से भागा तो उसकी उम्र 10 साल थी और वो 6 साल कंटिन्यूअसली इस सिस्टम में काम करने के बावजूद भी कर्ज अदा नहीं कर पाया था और उसका कर्जा बढ़कर 1300 रुपए हो चुका था। प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर इसके ऊपर काफी डिटेल से सर्च करते हैं और लिखते हैं कि पंजाब और सिंध के मोस्टली एरियाज में बच्चों को इस सिस्टम में दिया जाता है और इसमें 80% जो बच्चे हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। इकबाल मसीह के वालिद जिन्होंने 600 रुपए उधार लिए होते हैं वो अपना उधार वापस नहीं कर पाते और इसी वजह से इकबाल मसीह को पेशगी सिस्टम में डाल दिया जाता है। यहाँ पर इकबाल मसीह को पहली दफा चेन्स में बांधा जाता है और तब उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और उससे मुसलसल 14 घंटे काम लिया जाता है। मुसलसल काम करने की वजह से और खुराक पूरी ना मिलने की वजह से वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार होता है और स्टंटेड ग्रोथ वहां उसमें देखने को मिलती है। इसीलिए 12 साल की उम्र में जब उसको गोली लगी तो उसकी हाइट, उसका वजन एक 6 साल बच्चे के बराबर था और इस माहौल में उसकी घुटन और फ्रस्ट्रेशन मजीद तब बढ़ती है जब उसका एक बहुत ही क्लोज दोस्त वहीं इस कम खुराक मिलने की वजह से मर जाता है और उसकी मैयत वसूल करने कोई भी वहां नहीं आता। तभी इकबाल मसीह फैसला करता है कि वो यहाँ से भागेगा और इन बच्चों को भी यहाँ से आजाद करवाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, फिर साल आता है 1991 का, जब इकबाल मसीह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और इसी साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाइल्ड स्लेवरी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। ये जानने के बाद इकबाल मसीह सीधा मुरीद के पुलिस स्टेशन में जाता है ताकि वो वहां जाकर अपनी सारी सूरत हाल से पुलिस को आगाह कर सके और बाकी बच्चे भी बाजियाब हो सके। मगर पुलिस इस टाइम पे इंतहाई नेगेटिव रोल प्ले करती है और वो एक फिक्स्ड मुआवजा वसूल करती है ऑनर से और इकबाल मसीह को उनके हवाले कर देती है। इस सारी एपिसोड के बाद इकबाल मसीह पर मजीद तशद्दुद किया जाता है और मजीद जुल्म किया जाता है, मारा पीटा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके अज़म में, उसकी इस्तकामत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आता, बल्कि उसका अज़म मजीद बढ़ जाता है और वो 10 साल की उम्र में 1993 में एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाता है। इस बार लेकिन वो पुलिस के पास नहीं जाता बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाउंड्री
बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के नाम से थी उसको ज्वाइन करता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन में उसे एहसानुल्लाह नामी एक फरिश्ता सिर्फ इंसान मिलते हैं जो कि इसे लिखना सिखाते हैं, और इसीलिए इकबाल अपनी 4 साल मैट्रिक प्रोग्राम 2 साल में मुकम्मल करता है और साथ ही वो हर एक एहतजाज में शिरकत करता है। एहसानुल्लाह इसे बोलना भी सिखाते हैं, इसीलिए वो तकरीर करता है और लोगों में इसकी तकरीर से अवेयरनेस आती है और लोग इस इशू को समझना शुरू करते हैं। इसी दौरान 2 साल में इकबाल 300 से ज्यादा बच्चों को इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बाजियाब करवाता है और एहसानुल्लाह के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो बड़ा होकर एक लॉयर बनेगा ताकि इन बच्चों का केस वो अदालत में जाकर एक प्रॉपर लीगल सिस्टम के तहत लड़ सके। 1994 का साल इकबाल मसीह के लिए एक टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है, क्योंकि इसी साल इसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से इकबाल मसीह को स्वीडन भेजा जाता है, जहां जाकर वो चाइल्ड स्लेवरी के खिलाफ बोलता है और पूरी दुनिया को इस बच्चे के बारे में पता चलता है। इसी साल बोस्टन अमेरिका में इकबाल मसीह को रीबुक ह्यूमन राइट्स अवार्ड से नवाजा जाता है और वहां वो एड्रेस करते हुए कहता है कि मैं भी उन लाखों बच्चों की तरह हूं जो कि बाउंडेड लेबर का शिकार हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का सहारा मिला और एहसानुल्लाह जैसे लोग मिले। एहसानुल्लाह मेरी जिंदगी में वही हैसियत रखते हैं जैसी हैसियत इब्राहिम लिंकन अमेरिकन स्लेव्स के लिए रखते हैं, और इन्हीं की वजह से आज आप भी आज़ाद हैं और मैं भी आज़ाद हूँ। He was special. इस सब से पूरे पाकिस्तान में चाइल्ड स्लेवरी के खिलाफ जगह जगह पर एहतजाज होते हैं और सिविल सोसाइटी इन एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और ख़ास करके इस सारे सिनेरियो की वजह से पुलिस का रोल भी लोगों के सामने आता है। इसी वजह से माफियाज दिन ब दिन एक्सपोज होते जाते हैं और उनके लिए ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। तभी वो अपना एक गैंग एक्टिव करते हैं जिसको माजी में भागे हुए बच्चों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसी गैंग को टारगेट दिया जाता है इकबाल को मारने के लिए, और 16 अप्रैल 1995 को दिन 1:15 बजे जब इकबाल अपने गांव में साइकिलिंग कर रहा था तो वहां पर ये गैंग इस नहत्ते बच्चे पर हमलावर होता है और इसको 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया जाता है। 800 के करीब लोग इसके जनाजे में शिरकत करते हैं और अगले दिन 3000 के करीब लोग लाहौर में एहतजाज करते हैं, जहां पर इसके कातलों को पकड़ने के लिए और बाउंडेड लेबर को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ डिमांड्स रखी जाती हैं। और इस एहतजाज में शिरकत करने वाले ज्यादातर बच्चों की तादाद 12 साल से कम थी। बाद में आने वाली रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कारपेट इंडस्ट्री मालकान की तरफ से इकबाल मसीह को ऑलरेडी 2 थ्रेट्स दी जा चुकी थी, इसीलिए कारपेट माफिया का मुकम्मल बायकॉट किया जाता है और इनके खिलाफ सिविल सोसाइटी की तरफ से एक मुहिम चलाई जाती है। मगर यहाँ पर स्टेट का रिस्पॉन्स इंतहाई मायूस कुन और पैथेटिक रहता है। इस कत्ल के बाद स्टेट बजाय इन माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन करने के वो इस BLLF यानी कि बाउंडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर और इसकी लीडरशिप को FIA हिरासत में लेती है और इनके खिलाफ इंटेरोगेशन का आगाज करती है। इसी दौरान में हमारा मीडिया भी एक फॉर सेल मीडिया का रोल अदा करता है, जहां पर दिन रात इन कारपेट और दूसरे माफियाज जो हैं इनके हक में दिन रात टॉक शोज किए जाते हैं, जहां पर यह बताया जाता है कि इन बच्चों को हाई वेजेस दी जाती हैं और इनकी वर्किंग कंडीशन जहां पे ये काम करते हैं वो सारे एनवायरनमेंट बहुत बेहतर है। और इन्हीं टॉक शोज में एक चीज वो बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि 1991 में होने वाली सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली चाइल्ड स्लेवरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, मगर स्टेट इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। और इसके साथ ही इकबाल मसीह के मरने की खबर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट की जाती है और ये पाकिस्तानी स्टेट के लिए जग हसाई का बाइस भी बनती है कि हमारी स्टेट एक 12 साल बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। इसी साल वी चैरिटी नामी एक ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में बनाई जाती है और अगले साल इकबाल मसीह शहीद फाउंडेशन के नाम से एक अदारा बनाया जाता है जो कि 20 के करीब स्कूल डेवलप करता है जिनको इकबाल मसीह के नाम से नॉमिनेट कर दिया जाता है। और इकबाल मसीह ने 1994 में जो स्कूल विजिट किया था मैसाचुसेट्स में, वहां पर पेनी पावर के नाम से एक तहरीक का आगाज किया जाता है और कलेक्शन की जाती है, जिसके एंड पर होने वाली मनी से कसूर में एक स्कूल बनाया जाता है। और अगले साल फ्रांसिस एडम इकबाल के नाम पर एक बुक लिखते हैं और फिर 1996 में स्पेन और साउथ अफ्रीका की जानिब से UN को एक प्रपोजल फॉरवर्ड की जाती है जिसमें 16 अप्रैल को चाइल्ड स्लेवरी के नाम से मंसूब करने की दरख्वास्त की जाती है।
1998 में कम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से इटली में एक अदारा बनाया जाता है, क्योंकि इकबाल मसीह को काइट फ्लाइंग का यानी कि पतंग उड़ाने का बहुत शौक होता है। इसलिए इस अदारे में पतंगों को और काइट्स की खास डिपिक्शन की जाती है। फिर सन 2000 में इटली में वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड इकबाल मसीह को पोस्टथॉमसली दिया जाता है। 2006 में इकबाल मसीह पर आवर लिटिल हीरो के नाम से एक बुक लिखी जाती है और 2009 में यूएस कांग्रेस इकबाल मसीह एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर अवार्ड का इनेकाद करती है, जो कि सालाना तौर पर दिया जाता है। 2019 में शर्मीन अबैद चिनॉय इकबाल पर एक फिल्म बनाती हैं जिसका नाम इकबाल का बचपन रखा जाता है और 23 मार्च 2022 को जब प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी इकबाल को सितारे शुजात से नवाजते हैं तो उस टाइम इकबाल पाकिस्तान की तारीख में अमर हो जाता है।